आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं, सब कुछ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया कि यरूशलेम पर 1099 में होने वाले कब्जे के बाद कई दहाइयों तक सलीबियों के खिलाफ मुसलमान कुछ न कर सके। मुस्लिम दुनिया इतनी कमजोर थी कि कुछ कर ही नहीं सकती थी। बिलाकर सलीबियों को 12वीं सदी के दरमियान में चैलेंज का सामना करना पड़ा। अभी ये बगदाद, दिमिश्क या कायरा के रवायती हुकूमती मराकज़ से नहीं, बल्कि ये चैलेंज इमादुद्दीन जंगी की शक्ल में सामने आया, जो शुमाली इराक में शहर मोसुल का हाकिम था। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से मोसुल और हल्ब को एक रियासत बनाने में कामयाब रहा। इस खित्ते के सबसे बड़े शहरों में से दो की मुत्तहिदा फौज की मदद से जंगी ने 1144 यानी 1144 में शुमाली सिरे की सलीबी रियासत एडिसा को फतह कर लिया। सियासी एतबार से इस वक्त एडिसा की फतह कुछ ज्यादा अहम ना थी। ये तब तक की कमजोर तरीन सलीबी रियासत थी और इसकी फतह ने बाकी 3 रियासतों पर कुछ ज्यादा असर न डाला। लेकिन बाद के सालों ने साबित कर दिया कि 1144 ही वो फैसला कुन मोड़ था जब वक़्त का धारा सलीबियों के खिलाफ और मुसलमानों के हक में पलटने लगा। दोस्तों, जंगी को उम्मीद थी कि वो दिमिश्क पर अपनी गिरफ्त करने के बाद मुत्तहिदा शाम को सलीबी खतरे के बिलमुकाबिल ला खड़ा करेगा, लेकिन ये साबका दारुल हुकूमत इनके काबू न आ सका। तुर्क अमीरों के मबैन छोटी छोटी बातों पर होने वाली लड़ाइयाँ अभी जारी थी और दिमिश्क का अमीर अपना इलाका इस्लामी इत्तेहाद के नाम पर भी छोड़ने को तैयार न था। 1146 में इमादुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ तो मशरिक़ वस्ता को मुत्तहिद करने का काम इनके बेटे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने संभाल लिया। इन्होंने 1149 यानी 1149 में अंताकिया के इर्द गिर्द का ज्यादातर इलाका फतह कर लिया। दिमिश्क की रियाया अपने अमीर से नाराज थी कि वो सलीबियों का इत्तेहादी बना हुआ था। इस आबादी की हिमायत ने 1154 में दिमिश्क पर जंगी की फतह में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, शाम जंगी की ज़ेरे क़यादत मुत्तहिद हुआ तो यरूशलेम और बाकी इलाकों की आज़ादी के इम्कानात नजर आने लगे। लेकिन वाक़यात के एक अजीब और गैर मुतवक्को सिलसिले ने नूरुद्दीन को मिस्र और ज़वाल पजीर फातमी सल्तनत की तरफ मुतवज्जो कर दिया। अजीम सुल्जोक सल्तनत के बाद पहली बार जंगी ने इसे मुत्तहिद और इतना मजबूत कर दिया था। अब अगर सलीबियों को अपनी सल्तनत फैलाना थी तो वो जनूब का ही रुख कर सकते थे। दूसरे अल्फाज में इनका हमला मिस्र की कदीम और ज़रख़ेर ज़मीन पर हो सकता था। 1163 यानी 1163 में यरूशलेम के बादशाह ने टैक्स की अदायगी से इनकार को जवाज बनाया और फौज लेकर मिस्र की तरफ बढ़ा। फातिमी वजीर आजम शावर ने, जिसे इसकी मुखालिफ दरबारियों ने पहले ही बरतरफ कर दिया था, नूरुद्दीन जंगी से फौजी मदद मांगी। इसे अंदेशा था कि सलीबी मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। इस मुहिम जोई के मुतालिक अपने शकों को शुबहात के बावजूद 1164 में जंगी ने मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर सलीबियों से जंग और शावर की बहाली के लिए अपनी फौज भिजवा दी। दोस्तों, सलीबियों को शिकस्त देने के बाद शावर को दोबारा वजीर आजम बना दिया गया। लगता था कि शिया मिस्र और सुन्नी शाम का इत्तेहाद जल्द ही यरूशलेम की बादशाहियत को अपने दरमियान पीस डालेगा। लेकिन शावर जैसे ही वजारत उज़्मा पर बहाल हुआ, इसने अपना बयान बदल लिया। इसने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की फौज को मिस्र से बेदखल करने की कोशिश में इन्हीं सलीबियों के साथ दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिन्होंने इस पर हमला किया था। जंगी की फौज मजबूरन शाम की तरफ पीछे हट गई और मिस्र फातिमी और सलीबी मुत्तहिदा फौज के कब्जे में रह गया। 4 साल के बाद सलीबियों ने दोबारा मिस्र पर हमला कर दिया ताकि इस पर कब्जे के बाद हमेशा के लिए अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। सुन्नी शिया इत्तेहाद के नाम पर एक बार फिर नूरुद्दीन जंगी को आवाज दी गई कि वो मिस्र को बचाए। नूरुद्दीन जंगी की फौज एक बार फिर नील के किनारे किनारे चलती हुई पहुंची, लेकिन इस बार फौज ने शावर से धोखा नहीं खाया। इस फौज ने पहले सलीबियों को शिकस्त दी और शावर को बार बार की गद्दारी पर मौत की सजा दी गई।
فاطمی سلطنت ختم نہ کی گئی لیکن اسے زنگیوں کی تحویل میں دے دیا گیا۔ شاور کی جگہ زنگی کے اعلیٰ ترین جنرل شیرکو کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تاہم شیرکو صرف 2 ماہ بعد آنتوں کی بیماری سے مر گیا اور مصر کو اس کے بھتیجے یوسف کے ماتحت کر دیا گیا۔ یوسف کو تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو جنگ و جدل اور سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دمشق میں پلے بڑھے تھے اور انہوں نے اپنے دور کے عظیم علماء سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک سخت گیر سنی تھے۔ وہ فقہ میں شافعی اور الہیات میں عشیری خیالات سے متاثر تھے۔ لگتا تو یہ ہے کہ وہ حکومت سے زیادہ مذہبی تعلیم سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، لیکن وہ چچا کے اصرار پر فوجی مہم پر ان کے ساتھ آئے اور نوعمر صلاح الدین کا مقدر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ 1169 میں وہ اپنے چچا کی جگہ مصر کے وزیر بنے اور ان کے مذہبی رجحانات ان کی حکمت عملیوں میں جھلکنے لگے۔ فاطمی حکومت جو صدیوں سے سنی اسلام کے پہلو میں کانٹا بنی ہوئی تھی، ان کے حکم پر ختم کر دی گئی۔ الازہر یونیورسٹی جو شیعہ پروپیگنڈے کا مرکز چلی آ رہی تھی، روایتی سنی مدرسہ بنا دیا گیا۔ اس کی یہ حیثیت آج بھی قائم ہے۔ دوستو، مصر کے عام لوگوں نے جنہوں نے کبھی شیعت پوری طرح قبول نہ کی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ان تبدیلیوں اور شام کے ساتھ قریبی تعلقات کو خوش آمدید کہا۔ لیکن دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو مصر میں ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوش نہ تھا، وہ ان کا سابقہ رسمی آقا نور الدین زنگی تھے۔ نور الدین زنگی مصر کے اپنے اس گورنر کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے اور دونوں کے درمیان شدید تناؤ کی کیفیت تھی۔ مصر اور شام کے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ دونوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، تاہم دونوں میں لڑائی نہ ہوئی۔ زنگی بیمار رہ کر 1174 میں انتقال کر گئے۔ صلاح الدین ایوبی بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے شام میں داخل ہوئے اور عام لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اب وہ خود مختار حکمران تھے۔ فاطمی بغاوت کے بعد پہلی بار مصر اور شام میں ان کی زیر قیادت متحد ہوئے۔ یروشلم کی صلیبی بادشاہیت اب ایک متحدہ مسلم سلطنت کے حصار میں تھی، جس کا بادشاہ یروشلم کو آزاد کروانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا تھا۔ اس کا مسئلہ یوں بھی گمبھیر ہو گیا تھا کہ صلیبیوں کے مابین اتفاق کی صورتحال بدترین تھی۔ نائٹ ٹیمپلرز جیسی تنظیم باقاعدگی سے یروشلم بادشاہیت کی خود مختاری میں مداخلت کر رہی تھی۔ 12ویں صدی کی 7ویں اور 8ویں دہائی میں مسلم متحد ہوئے اور صلیبی آپس میں جھگڑنے لگے۔ صورتحال 11ویں صدی کے آخری سالوں کے بالکل الٹ تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ کی جلدی نہ تھی۔ انہوں نے یروشلم بادشاہیت کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی سلطنت کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ حشیشین تھے۔ انگریزی زبان کا لفظ اسیسنز اسی فرقے کا بگڑا ہوا نام ہے۔ یہ انتہا پسند اسماعیلیوں کا ایک خفیہ گروہ تھا اور سمجھتا تھا کہ فاطمی شیعہ انقلاب کے دائی اپنے وعدے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے سنی مسلم دنیا کو گھٹنوں کے بل جھکنے کے لیے سیاسی قتل اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا۔ صلاح الدین ایوبی ان کو مکمل ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ ان کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے الجھے رہے اور ان پر کم از کم 2 قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ 12ویں صدی کی 80 کی دہائی کے درمیان میں صلاح الدین ایوبی کو مجبوراً یروشلم کی طرف توجہ دینا پڑی۔ ایک نائٹ ٹیمپلر رینلڈ نے امن کے کئی معاہدے توڑے، حاجیوں کے ایک قافلے کا قتل عام کیا اور حتیٰ کہ کعبے پر حملے کی کوشش کی۔ یروشلم کی بادشاہیت بھی اس تنازع میں ملوث ہو گئی۔ بالآخر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی متحدہ مسلم فوج اور یروشلم کے درمیان حمایتی معرکہ ہو گیا۔
1187 में हतीन की जंग हुई। दोस्तों मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वो भी लाजमी देखिएगा। सलाहुद्दीन की फौज ने यरूशलेम की फौज को बुरी तरह शिकस्त दी। मुकद्दस शहर में सिर्फ नाइट टेम्पलर्स रह गए जिन्होंने अक्टूबर में हथियार डाल दिए। 88 साल पहले सलीबी इसी शहर में तूफानी अंदाज में दाखिल हुए। इन्होंने यहाँ की आबादी का कत्ले आम किया था और मजहबी मकामात अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु की पैरवी की, जिन्होंने ये शहर पहली बार 637 में फतह किया था। इन्होंने शहर को सलीबियों से पाक करने के लिए कत्ले आम का सहारा नहीं लिया। इन्हें अपने इलाकों की तरफ निकल जाने का महफूज रास्ता दिया गया। इन्हें अपने मालो दौलत भी साथ ले जाने की इजाजत दी गई। दोस्तों शहर की ईसाई ज़ियारत गाहों को महफूज बनाया गया और इनको ज़ियारत की इजाजत भी दी गई। सलाहुद्दीन के इस अमल की वजह से पूरे यूरोप में इनके किस्से फैल गए। इसलिए सलाहुद्दीन और बाद के सलीबी बादशाहों की लड़ाई में मुसलमानों और ईसाइयों के माबैन एहतराम के बहुत किस्से मिलते हैं। खुद सलाहुद्दीन और सलीबी बादशाह रिचर्ड द लॉइन हार्ट की कहानियां आज भी पढ़ी जाती हैं। क्या दोस्तों सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की वफात के बाद इनका इलाका अय्यूबी सल्तनत बन गया। कई दहाइयों तक इनके जानशीन मिस्र और शाम पर हुकूमत करते रहे। हालांकि मजीद सलीबी फौजें यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश में इनकी सरहदों तक आती रहीं। यरूशलेम की आज़ादी के 100 साल बाद तक सलीबी कोशिश करते रहे, लेकिन वो ना तो मुस्लिम हुकूमतों के लिए कोई खतरा बन पाए और ना ही यरूशलेम पर दोबारा कब्जा हासिल कर पाए। इसकी बजाय एक नया खतरा उभर रहा था जिसके सामने सलीबी जंगों को छोटा और कम अहम साबित होना था। यरूशलेम आज़ाद करवाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की कामयाबी के सिर्फ 20 साल के बाद चीन के शुमाल में बसने वाले मंगोल कबीले के एक जंगजू सरदार चंगेज खान की क़यादत में मुत्तहिद हुए। इनका मकसद अपनी सल्तनत को फैलाना था। अगरचे ये कुव्वत मुस्लिम दुनिया के मरकज से 8000 किलोमीटर दूर थी, लेकिन इसे बहुत जल्द इस्लाम की सियासी कुव्वत के लिए खतरा बन जाना था।